नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का वन शॉट रिवीजन, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपनी तैयारी को करें मजबूत। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता था? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष। एनसीईआरटी के कुल कितने मूल्यों को स्वीकारा था? तो एनसीईआरटी ने कुल तिरासी मूल्यों को स्वीकारा था। चलिए अगला देखते सवाल क्या कर रहा है। शिक्षा और समाज में क्या संबंध है? व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थिति के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकता को पूर्ण कर सके। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बौद्ध शिक्षा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा क्या है? तो चरित्र का निर्माण करना एवं मोक्ष की प्राप्ति करना बौद्ध शिक्षा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शिक्षा के समान उद्देश्य बताइए। शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान कराना होता है। औपचारिक शिक्षा का कोई एक विशेषता बताइए। औपचारिक शिक्षा सुनियोजित प्रयासों एवं व्यवस्था की आवश्यकता होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा के प्रभावी कारक का नाम बताइए। दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक तथा नैतिक कारक तथा धार्मिक कारक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जन संचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पत्रिकाएं हो गए, दूरदर्शन हो गया तथा रेडियो हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए उसके प्रकारों के नाम लिखिए। जल, वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित भागों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण आदि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था थी? तो प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की वसु कुटुंब में आस्था थी। शिक्षा एवं आर्थिक मूल्य का नाम पुस्तक में लिखा था, प्रो बिगल ने लिखा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? शिक्षा वह प्रक्रिया जो मानव को पार्श्व प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किस दार्शनिक ने कहा था? तो अरस्तू ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालकों का चरित्र का निर्माण करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। अगला सवाल है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संप्रभुता किस पर निर्भर करती है? तो शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर बनना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि सच्ची शिक्षा बालक के बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकेत करता है। यह कथन किसका है? तो बीडी भाटी का। चलिए अगले सवाल की तरफ। किसने कहा था ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने कहा था कि ज्ञान ही पवित्रता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। तो अरस्तू का। चलिए ज्ञान प्रगति, यह कथन किसका है? तो यह सोफिडो का। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताइए? बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष कमेनियस ने बताए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। जॉन एडम्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर
व्यर्थ और अभद्र मनुष्य है। यह कथन किसका है? शेक्सपियर का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान एवं शिक्षा के सूचना विक्रेता बन जाता है। तो ये व्हाइट हैंड ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान वह सद्गुणी के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। कथन किसका है? एडम्स का है। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बुधार, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करेंगे प्राथमिक शिक्षा प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो हंटर कमीशन को। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष पारित किया था? 1911 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिस व्यक्ति को संख्या है, यह कथन किसका है? तो सुकरात का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है कि अपने छात्रों को राज्य के प्रति वफादार बनाना। यह कथन किसका है? तो गांधी जी का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। काम वह शिक्षा किस काम को जो भविष्य के लिए वर्तमान को बलिदान करती है? कथन किसका है? तो रूसो का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? तो स्पेंसर का है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालय मुखी शिक्षा अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य। यह कथन किसका है? तो जॉन डॉबी का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण का शिक्षा देना है। तो यह किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती, किंतु बीमारियों की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो स्टारबक का है। शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक एवं प्रगतिशील विकास। यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव का विकास है। तो पेंटर का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? आदर्शवाद के अनुसार किस जगत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया? तो आध्यात्मिक जगत को। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा हुआ। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के सार्थक मूल्यों को आदर्श के रूप में व्यक्त किया? तो प्लेटो ने व्यक्त किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आदर्शवादी दर्शन में किस वस्तु की अपेक्षा महत्व दिया गया? तो आदर्शवादी दर्शन में विचारों को महत्व दिया गया है। प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो सुकरात है। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो संवाद विधि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निगमन और आगमन विधि के जनक कौन है? तो निगमन एवं आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। निर्देशन विधि के जनक कौन? तो निर्देशन विधि के जनक हैं हर्बर्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तर्क विधि के जनक कौन है? तो तर्क विधि के जनक कौन है? तर्क विधि के जनक हिगल है। खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक फोबेल हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभ्यास और आवृत्ति किस विधि के जनक हैं? तो पेस्टोलॉजी है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है किस दार्शनिक ने कहा था कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? तो जेंडल ने कहा था। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आत्म अनुभूति है। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सामाजिकरण करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की थी? प्रोजेक्ट विधि की खोज क्रिकपैट्रिक ने किया था। अनुसाधन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए? तो प्रयोजनवाद में। जॉन डॉबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। यह किसका संविधान है? तो इसका है कि जॉन डॉबी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक को शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है। जॉन डॉबी इसे सामाजिक वातावरण कहलाता है। शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना आता है। इस संबंध में जॉन डॉबी के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूल एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका
प्रत्येक उद्देश्य विकास के बढ़ते हुए क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पोवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? पोवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर तथा आत्मा को मुक्त कराना है। इसके लिए शिक्षा को समुचित वातावरण तैयार करना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पोवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या है द्वितीय उद्देश्य। पोवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ सके। पोवेल ने किंडरगार्टेन कब प्रारंभ किया था? 1905 ईस्वी में शिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया था। 1939 ईस्वी में 1839 ईस्वी में एक विद्यालय खुला जिसका नाम बाल विद्यालय तथा किंडरगार्टन रखा। वह कहता है कि हमें बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पोवेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। पोवेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उनको और अधिक ज्ञान प्राप्त कराना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति का कथन है कि बालक का शरीर जो बढ़ता है एक आत्मा है जो विकसित होती है, और विकास के इन दोनों रूपों में हमें कुरूप बनना चाहिए और न ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। प्रगतिवादी के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? प्राकृतिकवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्तियां हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राकृतिकवाद ने सिखाने किस विधि को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राकृतिकवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? प्राकृतिकवाद ने ज्ञान के लिए ज्ञानेंद्रियों को आवश्यक माना है। प्राकृतिकवाद ने किसके महत्व को स्वीकार किया है? तो प्राकृतिकवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राकृतिकवाद के कितने रूप बताए गए? तो प्राकृतिकवाद के 3 रूप बताए गए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजन ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रयोजनवाद के अनुसार किस सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन व्यवस्था पर बल देते हैं? प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद तथा प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता था? तो प्रयोजनवाद के नाम से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वाभाविक एक मनोवृत्ति है? तो जेम्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी के प्रमुख रूप से किन बच्चों पर ध्यान दिया? तो मानसिक मंद बालक पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो अगला सवाल है कि सामान्यतः जनसंचार से तात्पर्य है कि ऐसे अभिकरण से जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाने का प्रयत्न किया जाए। सामाजिक परिवर्तन क्या है?
तो गिलगन और गिलगन के अभिमत सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे वह बदलाव भौतिक दशा में हो अथवा सांस्कृतिक दशाओं की जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों में बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर आविष्कारों के परिणाम से हुए हों। चलिए अगले सवाल करें। एनसीईआरटी के संबंध में उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। बौद्धिक कालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम तक्षशिला तथा नालंदा है। मूल्यपरक शिक्षा से के उद्देश्य बताइए। एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण कराना। भारतीय शिक्षा, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो उड़ के घोषणा पत्र को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पर्यावरण शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? पर्यावरण दो शब्दों से, पर्या प्लस वरण, इसके चारों ओर का आवरण। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। बाल श्रम नीति कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 2009 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा का निष्पादन सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकाले ने दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्लेटो की कोई एक प्रमुख पुस्तक का नाम? तो द रिपब्लिक, द लॉज। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य। विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्थाएं तय करती है? तो राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षण संस्थान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। तो बालक का शारीरिक विकास करना, मानसिक तथा सांस्कृतिक विकास भी करना था। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर होते हैं उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों के नाम। भारत छोड़ो आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। जल संचयन तथा वृक्षारोपण। किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। सच्चाई, ईमानदारी, दयालु और मैत्री। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में विद्यालय का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था? सामान्यतः शिक्षा शास्त्र 1 वर्ष से 4.5 वर्ष तक अथवा 5 माह की होती थी। विद्यालय का क्रम श्रवण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष रात में छंद मास उत्सर्जन समारोह से खत्म होता था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पे कौन सा संस्कार होता था? विद्यार्थी जीवन के समाप्ति पे समावर्तन संस्कार होता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत से बौद्ध शिक्षा के प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तन रूप था। बौद्ध शिक्षा का शिक्षण विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा का शिक्षण विधि मौखिक थी। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व। मोहम्मद साहब का कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। हिमायूंनामा किसने लिखा था? बाबा की पुत्री गुलबदन बेगम ने हिमायूंनामा लिखा, जो एक श्रेष्ठ इतिहासकार के ग्रंथ कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अज्ञानी रहने से अच्छा है कि उपेक्षा जन्म लेना ही अच्छा है। तो यह कथन किसका है? प्लेटो का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता क्या है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है तथा उसके व्यवहार को प्रेरित करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है। ज्ञान ही स्वर्ग की उड़ान के पंखों का आधार। तो यह कथन किसका है? तो यह शेक्सपियर का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का उचित सामंजस्य पूर्ण मिश्रण है। पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और समाज की सच्ची व्यवस्था का आधार है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। शिक्षा के वैश्विक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या होता है? आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का स्वागिर विकास करना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा से क्या आशय है?
अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्था, आकस्मिक, स्वतंत्र, सभी 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 स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। दूरदर्शी शिक्षा के घटक होते हैं मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, मुक्त प्रचार शिक्षा। अगला सवाल करते हैं, प्रचार शिक्षा के माध्यम क्या है? प्रचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षण सामग्री जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। अगला सवाल क्या है? बौद्धिककालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिककालीन शिक्षा थी। वेद कितने प्रकार के थे? वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सा विद्या या मुक्ते का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो छात्रों के जीवन संसार में मोह से मुक्ति प्राप्त करने के समर्थ बना सके। प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता था? यह शिक्षा गुरु या घर कुल से प्राप्त होती थी, इसी कारण गुरुकुल शिक्षा कहा जाता है। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो एक वेद को ज्ञाता को स्नातक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि शिक्षण के 3 अंग शिक्षक से शिक्षार्थी सामाजिक वातावरण बताया है? तो जॉन डॉबी ने बताया है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्राकृतिकवादी दर्शनों किसे शिक्षा का केंद्र मुख्य बिंदु मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्राकृतिकवाद दर्शन बालकों को शिक्षा का मुख्य केंद्र मानते हैं। किस शिक्षार्थी ने शिक्षा के समाज की प्रक्रिया मानी? तो ड्यूबी ने माना था। चलिए अगले सवाल की तरफ से हमें किसने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो एडम्स ने कहा था। किसने कहा था शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो जॉन डॉबी ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा के चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुव होना का आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। यह कथन किसका है? तो रास का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया? शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव कृति का चरित्र का निर्माण करना है। कथन किसका है? प्लेटो का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना यह किसका कथन? तो रेमंड का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। यह कथन किसका है? तो पेस्टोलॉजी का। पौधे का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्यों का विकास के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? तो लॉक का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानव जीवन के कौन से पक्ष हैं? तो प्रथम शारीरिक है, दूसरा सांस्कृतिक। विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता है, जिसमें बालक 4 मास 4 दिन तथा 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन का होता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? तो पुस्तक एडम्स है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के 2 आधारभूत कौन से बताए हैं? जॉन एडम्स ने प्रक्रिया के अध्यापक एवं छात्र के 2 आधार स्तंभ बताए हैं। शिक्षा की प्रक्रिया समाज के महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन किसका है? तो यह जॉन डॉबी का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक का जन्मजात शक्तियां बाहर आती है? तो फोबेल ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह कथन किसका है कि आंतरिक जीवन एवं यह कथन मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए यह प्रकरण हर्बर्ट एवं स्पेंसर का।